तो ये क्वेश्चन करते हैं, टू पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट P एंड Q है ना, इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो D है, कंटेनिंग रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, ये रेडिएशन की वेवलेंथ दे रखे हैं, इनको अपन λ1 और λ2 बोल देते हैं। तो λ1 कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम और λ2 है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, विच आर म्यूचुअली कोहेरेंट इन ईच वेवलेंथ सेपरेटली, आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्रिज्म एज शोन इन द फिगर। ठीक है, जैसे यहाँ पे शो कर रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ इज गिवन बाय, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेरी कर रहा है वेवलेंथ के साथ में। अच्छा, ये अपन वैसे भी पहले भी देख चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी मीडियम का वेवलेंथ के साथ में वेरी करता है। तो म्यू लैम्डा जो है वो जिस तरह से वेरी कर रहा है क्या है 1.2 प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप देखें वेवलेंथ यदि कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। ठीक है, और यही अपन पहले भी देख चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट जो है वो क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट से ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, और इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या होता था कि कहीं पे भी किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है तो जो बेंडिंग होगी है ना टूवर्ड्स या नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो वॉयलेट कलर की ज्यादा होगी। मिनिमम बेंडिंग जो है वो रेड कलर की होती है। ठीक है, तो इसको मेंटली दिमाग में रखें, क्योंकि इसमें जो दो कलर जो दे रखे हैं है ना, ये 5000 टू ग्रीन है तो इसीलिए ग्रीन में बनाया मैंने, और ये 4000 जो है अप्रोक्सीमेटली है ना ब्लू के आसपास का होगा तो ये ब्लू में बनाया। ठीक है, ताकि ये वैसे भी अपने को क्लियर रहे कि ये ऊपर वाली लाइट जो है ये ब्लू मतलब कम वेवलेंथ की है, नीचे वाली जो है वो ज्यादा वेवलेंथ की है। Where lambda is an angstrom and B is a positive constant. ठीक है, the value of B is such that the condition for total reflection at phase AC is just satisfied for one wavelength and not satisfied for the other. मतलब क्या कि यहाँ पे तो ये दोनों रेज जो हैं वो यूं की यूं अंदर आ जाएंगी है ना, ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है यहाँ पे, और ये ग्रीन वाली जो है वो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एसी वाले फेस पे नॉर्मल भी बना लेते हैं एक बार जरा। तो ये अपन ने नॉर्मल बना लिए, तो क्या दे रखा है अपने को कि इसमें से एक लाइट जो है वो तो जो टोटल रिफ्लेक्शन जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसकी कंडीशन को ऑलमोस्ट सेटिस्फाई कर रही। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इन दोनों में से कोई एक लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को जस्ट सेटिस्फाई करती है और दूसरी वाली सेटिस्फाई नहीं करती है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि एक लाइट जो है वो बेंड ज्यादा हो रही है, दूसरी लाइट कम बेंड हो रही है। तो ब्लू और ग्रीन में से कौन सी लाइट ज्यादा बेंड होगी है ना, ये तो अपन वैसे ही रूल ऑफ थंब से हम निकाल लेते हैं कि जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज्यादा बेंड होगी। तो ये जो 400 एंगस्ट्रॉम वाली जो वेवलेंथ है वो ज्यादा बेंड होगी, तो ज्यादा बेंड होकर के, और ये क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है बट ऑलमोस्ट इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये अपन मान सकते हैं कि ये इसका जो इमरजेंस है वो एक तरह से ये ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया। ठीक है, अंदर नहीं गई लाइट बट ये ऑलमोस्ट क्रिटिकल एंगल पे ये लाइट है। ठीक है, और ग्रीन वाली लाइट जो है सेटिस्फाई नहीं करती है, तो ग्रीन वाली लाइट का जो नॉर्मल इमरजेंस होता है ठीक है वो बना देते हैं, कुछ इस टाइप से निकल जाएगी। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो λ1 है उसी को देखते हैं। तो λ1 में ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ इमरजेंस वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जो AC वाला जो सरफेस है उस पर रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा म्यू लैम्डा साइन ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा साइन थीटा जो है 0.8 दे रखा है, तो इसका मतलब थीटा जो है वो कितना हो गया 53 हो गया। ठीक है, अच्छा ये 53 है तो ये 37, तो ये एंगल भी क्या हो गया, इसको मैं डॉट बोल देता हूँ, ये एंगल भी 53 हो गया, ये बेसिकली थीटा ही हो गया। ठीक है, तो म्यू लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन 1 मान रहे हैं। ठीक है, हालांकि स्पेसिफिकली नहीं दिया है बट अपन 1 मान रहे हैं, इनटू साइन 90। ठीक है, तो म्यू लैम्डा क्या है उसको लिख देते हैं 1.2 प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा स्क्वायर हम इसको ले रहे हैं λ1 को 16 इंटू 10 पावर
6 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा, है ना 0.8, ये कितना है, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो b की क्या वैल्यू आ जाती है, b की वैल्यू आ जाती है 8 इंटू 10⁵, बेसिकली एंगस्ट्रॉम स्क्वायर है। ठीक है, आप देखें इसको, क्योंकि नीचे लैम्डा स्क्वायर है तो ये एंगस्ट्रॉम स्क्वायर, तो b की ये वैल्यू आ गई, तो ये आपका ए पार्ट का ये आंसर हो गया। ठीक है, अब बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट कर रहे हैं, फाइंड द डिविएशन ऑफ बीम्स, है ना, डिविएशन निकालना है, मतलब इंसिडेंट रे जो है वो डिविएट कितनी कर गई वो निकालना है अपने को। तो पहले पी वाली रे देखते हैं, पी वाली रे यदि सीधी जाती तो कहाँ जाती, इस डायरेक्शन में चली जाती। ठीक है, और रिफ्रैक्शन के कारण बेंड होकर के ऐसे चली गई, तो डिविएशन कितना हो गया, ये डिविएशन हो गया, इसको मैं Δ1 बोल देता हूँ, पहले वाले रे का डिविएशन। ठीक है, तो ये तो हमको सीधा ही दिख रहा है, 90 - 53 है। Δ1 जो है वो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, ये 53 है। ठीक है, तो 90 - 53, 90 - 53 ये कितना हो गया, 37 डिग्री हो गया, है ना Δ1। दूसरी वाली रे का डिविएशन निकालते हैं, उसमें ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये तो 53 डिग्री ही है। ठीक है, अब ये वाला एंगल निकालना है अपने को, आर बोल देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, म्यू λ2, ठीक है, साइन 53 इज इक्वल टू, अब अपन निकाल रहे हैं फॉर λ2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, है ना, अपने को आर निकालना बेसिकली। तो म्यू λ2 जो है ये कितना हो गया, 1 प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो बी है 8 इंटू 10⁵ अपॉन लैम्डा स्क्वायर, है ना, लैम्डा ये है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 25 इंटू 10⁶, ठीक है, ये तो म्यू हो गया, इंटू साइन 53 मतलब 0.8, ये क्या हो गया, साइन आर हो गया। ठीक है, तो इसको यदि हम निकालते हैं तो आर की क्या वैल्यू आती है, ये एंगल आता है आपका 80.26 डिग्री आता है। ठीक है, तो इस वाले केस में भी यदि ये वाली रे यदि सीधी चली जाती तो ऐसी चली जाती। ठीक है, और जो डिविएशन जो हो गया, डिविएशन क्या हो गया, ये वाला डिविएशन हो गया Δ2। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं, Δ2 जो है ये कितना हो जाएगा 80.26, है ना, ये पूरा r माइनस 53, तो 80.26 माइनस 53, तो ये कितना आ गया, तो ये आ जाता है 27.26 डिग्री आ जाता है ना Δ2। तो ये आपका आंसर। अब सी पार्ट करते हैं, तो सी पार्ट में क्या है, अ कन्वर्जेंट लेंस इज यूज्ड टू ब्रिंग दीज ट्रांसमिटेड बीम्स इनटू फोकस if the intensities of the upper and lower beams immediately after transmission from the phase AC are 4i and I respectively। दोनों बीम की जो इंटेंसिटी है रिफ्रैक्शन के बाद में वो दे रखी है ना, इंटेंसिटी कैसे आई वगैरह उसमें नहीं जाना है अपने को, केवल बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक बीम है 4i इंटेंसिटी की और दूसरी बीम है I इंटेंसिटी की। ठीक है, ये कैसे क्रिएट हुई, इस स्टेज तक हम कैसे पहुंचे, है ना, उसमें अपन नहीं जा रहे हैं, इसको बेसिकली हमने इन दोनों को फोकस करा दिया किसी एक जगह पे। ठीक है, तो ये इंटरफेयर कर गई किसी एक जगह पे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछी है जो फोकस्ड बीम है उसकी। ठीक है, तो अपने को क्या मालूम है, ऐसे जो इंटेंसिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, उसमें अपन एम्पलीट्यूड से कोरिलेट कर लेते हैं उसको, है ना, इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर्स के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अब क्या, जैसे यदि जो आई वाली जो बीम है उसका एम्पलीट्यूड यदि अपन A0 मान लेते हैं, तो आई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, A0 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये 4i वाली जो बीम है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो 4i जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 4A0 स्क्वायर। तो जो 4i वाली जो बीम है ना, ये प्रोपोर्शनल किसके है,
2a0 होल स्क्वायर, ठीक है। और तो ये दूसरी वाली बीम का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली 2a0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो 4i वाली जो बीम है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 2a0 हो गया। तो जो रिजल्टेंट बीम का जो एम्पलीट्यूड है उसको यदि मैं AR बोल दूं तो ये AR मैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, और यदि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी दोनों बीम्स तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a0 प्लस a0 हो जाएगा, है ना, 3a0 के बराबर। तो रिजल्टेंट बीम की जो IR, रिजल्टेंट बीम की जो इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 3a0 होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 9a0 स्क्वायर। तो इसका मतलब 9i, ठीक है, क्योंकि i जो है वो a0 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो रिजल्टेंट बीम की इंटेंसिटी जो है वो 9i हो जाएगी। ये आपका आंसर।